गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। आपका चैप्टर है 5th कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार पर एक नोट लिखें। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हो गई थी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं 1947 टू 1968। ठीक है, तो इसमें देखिए इनके उत्तराधिकार पर हमें एक नोट लिखना है। तो शुरुआत करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ही वॉज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। वे इस पद पर 1947 से 1964 तक रहे थे। कब से कब तक थे हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के? 1947 से 1964 तक। मई 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु से मृत्यु के समय देश की राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियां ठीक नहीं रही थी। ठीक है, उस टाइम पे ठीक नहीं थी हमारे देश की, ना तो राजनीतिक स्थिति इतनी अच्छी थी और ना ही हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी। राजनीतिक तौर पर 1962 में चीन से हार हुई और भारत में पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक स्तर पर भारत में बढ़ती हुई गरीबी व पड़ने वाला भयंकर अकाल। उस टाइम पे सिचुएशन हमारी काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि हमने एक जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी फेस की थी वो हमारी पार्टीशन की थी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे देश को काफ़ी नुकसान हुआ था और हमारे देश की इकोनॉमी जो थी वो नीचे चली गई थी, डाउन हो गई थी। अर्थव्यवस्था हमारे देश की बिल्कुल ही नीचे चली गई थी और इन परिस्थितियों में पंडित नेहरू का जाना भारत के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं था। पंडित नेहरू की मृत्यु के पश्चात उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर तरह तरह के प्रश्न उठे और कुछ विदेशी विद्वानों का यह मत था कि पंडित नेहरू के पश्चात भारत में लोकतंत्र जो है वो समाप्त हो जाएगा और पाकिस्तान की तरह सैनिक तानाशाही यहाँ पर स्थापित हो जाएगी, क्योंकि भारत में पंडित नेहरू के पश्चात ऐसा कोई भी नेता नहीं था जो पंडित नेहरू की तरह प्रजातंत्र इन संसदीय प्रणाली में पूरी तरह विश्वास रखता हो और उसे चला सकता हो। ठीक है, हमारे देश में स्टार्टिंग से क्या है? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। ठीक है, हमारी संसदीय प्रणाली है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और नेहरू की डेथ के पश्चात ऐसा फील किया जा रहा था कि मीन्स जो हमारे यहाँ पर लोकतंत्र नहीं रहेगा और जैसे पाकिस्तान में ऐसा हुआ था कि तानाशाही, सैनिक तानाशाही थी, वैसे ही भारत में स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा और कोई अन्य नेता नहीं था। परंतु विदेशी विद्वानों की ऐसी भविष्यवाणियां सच साबित नहीं हुई, बल्कि पंडित नेहरू के पश्चात भारतीय लोकतंत्र और मजबूत होकर विश्व परिदृश्य पर उभरा। पंडित नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकार के रूप में पहले श्री लाल बहादुर शास्त्री और बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सफलतापूर्वक कार्य किया। पहले कौन आए? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी आए। ठीक है, उन्हीं के ही एक कैबिनेट मिनिस्टर से और देन आफ्टर उनकी डॉटर जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी, वो हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। ठीक है, तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हुई और प्रधानमंत्री का पद जो है वो रिक्त हो गया। परंतु प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस में कोई बड़ा घमासान या संघर्ष नहीं हुआ। कांग्रेस के मुख्य नेताओं में प्रधानमंत्री पद के लिए एक मतता न होने के कारण श्री लाल बहादुर शास्त्री को एक मध्यम मार्गी उम्मीदवार के रूप में भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया और इस एक घटना से भारत सहित पूरे विश्व में यह संदेश पहुंचा कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में परिपक्व हो गई है तथा पंडित नेहरू के पश्चात भी लोकतंत्र एवं संसदीय प्रणाली में गहरा विश्वास रखता है। शास्त्री जी नेहरूवादी समाजवादी थे और वे उदारवादी थे, सरलभाषी थे, परंतु दृढ़ संकल्पी थे। उन्होंने 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री के पद का कार्यभार संभाला था। ठीक है, 27 मई 1964 को पंडित नेहरू की डेथ हुई और 9 जून, ठीक है, मई के बाद जून में विद इन 1 मंथ हमारे देश के प्रधानमंत्री चुने गए, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री।
पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में वे एक प्रधान समझौताकर्ता, मध्यस्थ व समन्वयकार के रूप में जाने जाते थे। पंडित नेहरू के आग्रह पर शास्त्री जी ने असम में भाषाई दंगों एवं श्रीनगर में हजरत बल दरगाह से चोरी हुई एक पवित्र स्मृति चिन्ह से उत्पन्न हुई समस्याओं को कुशलतापूर्वक सुलझाया था। शास्त्री जी ने जब देश की बागडोर संभाली, उस समय भारत जो है वो विकट समस्याओं से घिरा हुआ था। भारत में अकाल पड़ने से खाद्यान्नों की कमी अनुभव हो रही थी और अतः शास्त्री जी ने कृषि पर विशेष ध्यान दिया। इसलिए उन्होंने जय जवान तथा जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने किस पर बल दिया था? कृषि पर विशेष ध्यान दिया था और इसी की वजह से उनका जो एक प्रसिद्ध नारा था वो क्या था? जय जवान जय किसान का नारा था। शास्त्री जी की सरल एवं उदार छवि के कारण पाकिस्तान ने अपनी सैनिक शक्ति से भारत को डराने का प्रयास किया तथा 1965 में जम्मू कश्मीर पर भयंकर आक्रमण भी कर दिया था। 1965 में इंडिया पर किसने अटैक किया था? पाकिस्तान ने अटैक किया था। परंतु शास्त्री जी की सूझबूझ एवं कुशल नेतृत्व से भारत में न केवल पाकिस्तान का साहसपूर्वक सामना ही किया बल्कि युद्ध में विजयी होकर उभरे। सोवियत संघ के प्रयासों से 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ? ताशकंद समझौता हुआ और ताशकंद में ही जनवरी 1966 में शास्त्री जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और शास्त्री जी लगभग 20 महीने ही देश के प्रधानमंत्री रहे। परंतु इस छोटी सी अवधि में उन्होंने देशवासियों पर गंभीर छाप छोड़ी थी। ठीक है, अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के कब प्रधानमंत्री बने? 1964 में ही बने। जैसे ही नेहरू जी की डेथ हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने हमारे देश की बागडोर को संभाला। ठीक है, और इसी बीच में जो अकाल की स्थिति थी और अकाल की स्थिति से इंडिया जो है वो उभरने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक कर दिया। ठीक है, और इसमें जो इंडिया है वो विजयी रहा था और फिर एक समझौता हुआ जो ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है, जो सोवियत संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रयासों से हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और जब ताशकंद समझौते के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां गए हुए थे तो उसी दौरान उनकी वहां पर संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी और वो हमारे देश के केवल 20 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे थे। अभी हमारे सामने कुछ समस्याएं थी, लाइक ऐसे पहले हमारे पार्टीशन की समस्या, फिर हमारी आर्थिक स्थिति, फिर अकाल पड़ गया, फिर पाकिस्तान 1962 में चाइना ने हम पर अटैक कर दिया, 1965 में पाकिस्तान ने हम पर अटैक कर दिया। ठीक है, और अभी अभी हमने रिसेंटली मीन्स अपने उस टाइम पे दो प्रधानमंत्री खोए थे और फिर अब दोबारा से उत्तराधिकारी की प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई थी। और फिर उसके बाद अब जो हमारे देश की नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनी वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में देखते हैं। शास्त्री जी की असामयिक मृत्यु के पश्चात देश एवं कांग्रेस के सामने पुनः यह प्रश्न पैदा हो गया कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने। अधिकांश कांग्रेसी नेताओं की यह राय थी कि पंडित नेहरू की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि पंडित नेहरू की बेटी होने के कारण उन्हें देश एवं विदेश में ख्याति एवं सम्मान प्राप्त है। परंतु कांग्रेस में मोरारजी देसाई जो थे वो इस पक्ष में नहीं थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, बल्कि वो स्वयं जो है प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो यहाँ पर जो श्रीमती इंदिरा गांधी के विपक्ष में थे उनका नाम क्या था? मोरारजी देसाई था। वो इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, अतः उन्होंने मत विभाजन का सुझाव दिया। मोरारजी देसाई जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, इसलिए उन्होंने मत विभाजन का प्रस्ताव जो था वो कांग्रेस के सामने रखा और अतः 19 जनवरी 1966 को कांग्रेस में नेतृत्व के लिए पहली बार मतदान हुआ था। और यह देश एवं कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि पंडित नेहरू के जीवन काल में इस प्रकार के मत विभाजन के विषय में सोचा भी नहीं जा सकता था। इस मत विभाजन में श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में 355 और विपक्ष में 169 जो है वो वोट गए थे। और मत विभाजन से स्पष्ट पता चलता है कि अधिकांश जो कांग्रेसी थे वो पंडित नेहरू की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी को ही देश की प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। कुछ विद्वानों का यह मत था कि अधिकांश कांग्रेसियों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया है क्योंकि वे केंद्र में अपने लिए एक अहानिकारक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और इस दृष्टिकोण में श्रीमती इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई के मुकाबले कांग्रेसी नेताओं के लिए कम हानिकारक थी। 1967 में
होने वाले लोकसभा के चुनाव में भी जीतकर श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी रही। 1967 में 62 में इलेक्शंस हुए थे। 62 में जब इलेक्शंस हुए तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देन आफ्टर उनकी डेथ हो गई 64 में। तो फिर लाल बहादुर शास्त्री जी को हमारे देश की बागडोर दी गई, हमारे देश के प्रधानमंत्री चुने गए और उनकी जब 66 में डेथ हो गई तो उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो हमारे प्रधानमंत्री का पद था उसको संभाला और 67 में फिर इलेक्शंस हुए, उनमें भी श्रीमती इंदिरा गांधी ही विजयी रही थी। और अपने प्रधानमंत्री काल में श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसे कई कार्य किए जिससे देश प्रगति कर सके। उन्होंने कृषि कार्यों को बढ़ावा दिया, गरीबी को हटाने के लिए कार्यक्रम घोषित किया तथा देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण किया तथा 1974 में पोखरण में ऐतिहासिक परमाणु विस्फोट किया। श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 में असामान्य परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि 1971 में भी ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक हुआ था। वह ये कह सकते हैं भारत व पाकिस्तान के मध्य एक भयंकर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी, युद्ध हुआ था और जिसमें इंडिया जो है वो विजयी रहा था। और परंतु 1970 का युद्ध भारत एवं श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ तथा इस युद्ध के जीतने पर विश्व में भारत की प्रतिष्ठा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि पंडित नेहरू के बाद भी उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारियों ने देश को कुशल नेतृत्व प्रदान किया तथा देश को विकास के पथ पर ले गई। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन बेटा आज आपको लर्न करना है, ठीक है, राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन और करेंगे बेटा, और वो लॉन्ग क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा, गरीबी हटाओ की राजनीति। ये नारा किसने दिया था बेटा? श्रीमती जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने ये नारा दिया था। तो गरीबी हटाओ की राजनीति से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखिए 1971 के 5वें लोकसभा चुनाव कई पक्षों से ऐतिहासिक माने जाते हैं। इन चुनावों में भारी बहुमत से जीतकर श्रीमती इंदिरा गांधी जहां कांग्रेस की निर्विवाद नेता बन गई, वहीं उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नए नारे को जन्म दिया था। ऑलरेडी टोल्ड यू, ये नया नारा किसके द्वारा दिया गया था? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा गया था। क्या नारा था? गरीबी हटाओ। चुनाव विश्लेषकों के अनुसार श्रीमती इंदिरा गांधी की चुनावी विजय में इस नारे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस नारे के बल पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने अधिकांश गरीबों के वोट अपनी झोली में डाल लिए और जहां श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, वहीं उनके विरोधियों ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था। जो उनके विपक्ष में खड़े हो गए थे उन्होंने क्या नारा दिया था? इंदिरा हटाओ। और इन्होंने क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। परंतु मतदाताओं ने गरीबी हटाओ नारे को अधिक पसंद करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी को भारी बहुमत से विजय दिलाई और श्रीमती इंदिरा गांधी के नारे ने जहां मतदाताओं को प्रभावित किया, वहां पुनर्गठन के दौर से गुजर रही कांग्रेस में नए रक्त का संचार भी किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के अंतर्गत गरीबों के निरंतर विकास की बात कही है और गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अंतर्गत 1970 और 1971 से नीतियां एवं कार्यक्रम बनाए जाने लगे और इस कार्यक्रम पर अधिक से अधिक धन खर्च किया जाने लगा। इससे मतदाताओं को यह आभास हुआ कि कांग्रेस पार्टी वास्तव में ही गरीबों की गरीबी दूर करना चाहती है। अतः उन्होंने बाकी सभी दलों को हराते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी एवं उनके दल को विजयी बनाया। परंतु 1971 के चुनाव के पश्चात भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए अब गरीबी हटाओ के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए आवंटित धन में कमी करना आवश्यक हो गया था। देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, लेकिन 1971 में हमारे देश की सिचुएशन जो थी, हमारे देश की स्थिति बिगड़ गई थी, क्योंकि 1971 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जिससे हमें रक्षा सामग्री पर काफ़ी खर्च करना पड़ा था। ठीक है, और उसी दौरान भारत में अकाल भी पड़ा था, खाद्यान्नों की कमी पहले से ही चल रही थी। ऐसी स्थिति में जो धन की कमी हो गई थी और मतलब आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी
अच्छी नहीं थी और इसी वजह से मतलब वो धन आवंटित नहीं कर पाई थी इन चीज़ों के लिए। और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, बढ़ती हुई महंगाई और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, और 1973 में विश्व स्तर पर पैदा हुए तेल संकट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ कार्यक्रम को आघात पहुंचाया। और 1974-75 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी उन्मूलन के लिए जो धन आवंटित किया उनमें 1/3 की कटौती कर दी गई। परंतु इसके साथ ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने कुछ अन्य प्रयास भी किए। श्रीमती गांधी ने 1975 में गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके द्वारा गरीबी को दूर करने का प्रयास किया गया, परंतु ये उपाय जो थे वो पर्याप्त नहीं थे। जब श्रीमती गांधी का गरीबी हटाओ का नारा कमजोर पड़ने लगा, तब जनता ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में श्रीमती गांधी के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया तथा श्रीमती गांधी की राजनीतिक विफलताओं एवं कमजोरियों को लोगों के सामने लाना शुरू कर दिया। दूसरे शब्दों में जयप्रकाश नारायण ने श्रीमती गांधी के लिए राजनीतिक एवं संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया। और इसी समय इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय था उसने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। परिस्थिति इतनी तेजी से बदलने लगी कि अंततः श्रीमती इंदिरा गांधी को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी। केवल 5 साल के अंदर ही श्रीमती गांधी गरीबी हटाओ की राजनीति असफल हो गई और 1977 के चुनाव में लोगों ने श्रीमती गांधी को ऐतिहासिक पराजय का सामना करवाया तथा सत्ता जनता पार्टी को सौंप दी गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं बेटा, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद करने हैं।